मॉडर्न हिस्ट्री के जिस टॉपिक पे आज हम एमसीक्यू करेंगे वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब जो है इसको सेटअप किया गया था। इसको सेटअप किया गया था 1885 में। द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडर था, अच्छा उनका प्रोफेशनल पूछा हुआ है वो क्या थे, तो वो एक सिविल सर्वेंट थे। अब यहाँ पे पूछा हुआ है द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी वो कौन सी थी, तो वो थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश बाय, तो किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये एओ होम, ये नाम याद रखना, ये ब्रिटिशर थे और इन्हीं के द्वारा कांग्रेस को सेटअप किया गया था। द फर्स्ट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड एट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, क्योंकि उसकी पहली कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई थी, ऑप्शन सी। अच्छा, अब ये है कि हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कितने रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने हिस्सा लिया था पहले सेशन में, जो प्रेजेंट थे, तो वो 72 थे, ऑप्शन सी आएगा इसका 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी वीसी बैनर्जी, ये जो है ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 वाज, 1885 में ही तो ये स्टैब्लिश हुई थी, तो इसके फर्स्ट जो जनरल सेक्रेटरी थे, या इस ईयर का नाम, ईयर का पूछ लें अलग से जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वो एओ होम ही थे, इन्हीं के द्वारा इसको सेटअप किया गया था और यही जनरल सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है who had ridiculed Congress as representing only a short-sighted minority of the people, तो ये कहा गया था लॉर्ड डॉफ्रिन इनके द्वारा। इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है ये रिप्रेजेंट करती है सिर्फ ओनली शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, बहुत कम लोगों को ये जो है ये रिप्रेजेंट करती है, ये लॉर्ड डॉफ्रिन ने कहा था। एक बात और, जो एओ होम ने सेटअप की थी कांग्रेस, तो ये इन्होंने लॉर्ड डॉफ्रिन के साथ ही इनके साथ बात करके की थी, इसको इसको सेटअप किया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द वाइसरे ऑफ, तो उस टाइम वाइसरे कौन थे, अभी मैंने बात की कि उनके साथ बात करके ही सेटअप किया था, तो उस टाइम लॉर्ड डॉफ्रिन जो थे ये वाइसरे थे, वाइसरे थे, या फिर गवर्नर जनरल हम बोले, गवर्नर जनरल थे 1885 में। क्योंकि 1857 में क्या होता है, 1857 में क्या होता है, जब ये रिवार्ट होता है तो उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का रूल आ जाता है, पहले कंपनी करती है, लेकिन अब ये यहाँ पे जो इंडिया यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाती है। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे चेंजिंग लाई थी, तो मैं एक ही चेंजिंग यहाँ पे बोलूंगा। वो चेंजिंग ये थी कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी और वाइसरे की पोस्ट थी, ये पोस्टें अलग अलग थी, लेकिन इन पे पर्सन एक ही होता था, ये बंदा एक ही होता था, ठीक है, ये एक ही होता था। इसके पास ये दो पोस्टें थी। गवर्नर जनरल जो था वो इंटरनल मैटर देखता था, और वाइसरे जो था ये एक्सटर्नल मैटर देखता था कि दूसरी जो प्रिंसली स्टेट है उनके साथ कैसे रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये एक्सटर्नल चीजें मैनेज करता था। बंदा एक ही था, पोस्टें दो थी। अब गवर्नर जनरल आए उस टाइम का या वाइसरे आए, होगा तो एक ही ना बंदा, ये चीज समझाना चाहता था मैं। वो नाम एक ही होगा, ठीक है, यहाँ वाइसरे पूछा है, अगर गवर्नर जनरल होता तो भी यही नाम होता, लॉर्ड डुफरिन। ये सिर्फ 1857 के बाद की बात है, 1857 से पहले वाइसरे नहीं होता था, उसके बाद 1857 के बाद ही ये पोस्ट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इनमें से कौन से प्रेजेंट नहीं थे जब फाउंडिंग सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस टाइम
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये नहीं थे वहां पे प्रेजेंट, ऑप्शन डी आएगा। द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, पहले यूरोपियन कौन थे, यहाँ बोले फर्स्ट यूरोपियन बोले या फर्स्ट नॉन इंडियन बोले? नॉन इंडियन, यूरोपियन तो ये थे ये, लेकिन फर्स्ट नॉन इंडियन भी थे जो इलेक्ट हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो थे जॉर्ज जूले। जॉर्ज जूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1889 a committee was set up in Britain to gain support for the Congress. Who among the following was its president? तो इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे सर डरियो वडरबर्न, ये जो है ये प्रेसिडेंट थे इसके। और जो एम आर डिग्बे ये जो थे ये सेक्रेटरी थे इसके, ये सेक्रेटरी थे। और ये बनाई गई थी कि कांग्रेस के लिए सपोर्ट मिले, और दूसरा जो इंडियन के इशू थे उस टाइम वो ब्रिटेन में उनको हाईलाइट किया जाए, उनकी अवेयरनेस स्प्रेड की जाए, इसलिए इसको बनाया गया था इस कम्युनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से कौन है जिन जो एक बार भी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के? वो बाल गंगाधर तिलक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर कंसर्न विद इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो बिल्कुल कंसर्न थे ही नहीं इनमें से वो कौन थे? सर सैयद, सर सैयद अहमद खान, ये वाले, ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? एनी बेसेंट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो इंडिया के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो वो एनी बेसेंट ही थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो अगर आ जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो वो थे सिरोजनी नायडू। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब यहाँ पे आ गया सिरोजनी नायडू का नाम। देखो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट जो थी ना, फर्स्ट लेडी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ये एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, ये बात है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट तो थी वुमेन लेकिन इंडियन नहीं थी, लेकिन जहाँ पे स्पेशल इंडियन वुमेन आ गया ना, इंडियन वुमेन, तो वहाँ पे सिरोजनी नायडू, ऑप्शन बी होगा। लेकिन यहाँ पे इंडियन तो कहीं नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो इसलिए एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? तो अब कौन से सेशन में एनी बेसेंट जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की? तो वो कलकत्ता सेशन था, ये याद रखना, और 1917 में हुआ था। तो इसकी प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की 1917 में, और कलकत्ता सेशन था ये। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? अब आ गया इंडियन वुमेन, तो इंडियन वुमेन जो सरोजिनी नायडू थी। In which of the following session of the Indian National Congress Bal Gangadhar Tilak had expressed Swaraj is my birthright, I shall have it? देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अब हो सकता है एग्जामिनर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट दे, स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट। अब वो यहाँ पे दे देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है किसकी है, दे देंगे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद दे देंगे बाल गंगाधर तिलक, या उसके बाद कोई और नाम दे देंगे जैसे फिरोज शाह मेहता, गोखले, या कुछ ऐसे नाम दे देंगे। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो याद रखना ये स्टेटमेंट जो है सबसे पहले याद रखना, ये बाल गंगाधर तिलक इनकी स्टेटमेंट है। अब ये कौन से सेशन में इन्होंने बोला था? इन्होंने लखनऊ सेशन में बोला था। लखनऊ सेशन कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। तो लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट, अब ये चीज इन्होंने बोली थी इसलिए लखनऊ सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे मजूमदार, ये उस टाइम प्रेसिडेंट जो थे इस सेशन में। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु said that Congress movement was neither inspired by the people nor divided or planned by them? तो वो सर सैयद अहमद खान, इन्होंने ही ये चीज कही थी। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, द स्टेटमेंट इज कंसर्न विद। अच्छा, अब दे दिया वही, जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा था कैसा पूछ सकते हैं, वैसा क्वेश्चन ही दे दिया। ये स्टेटमेंट किसकी थी? तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक इनकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस इज filtering to its fall and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. The declaration was made by। तो ऐसा जो कहा था कांग्रेस के लिए वो लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन, आइडेंटिफाई द गवर्नर जनरल एंड प्लेस वेयर द सेशन वाज हेड। तो एक गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कांग्रेस सेशन में पार्ट लिया, आइडेंटिफाई द गवर्नर जनरल एंड प्लेस वेयर द। तो वो कौन से कांग्रेस का सेशन था वो, और कहाँ पे हुआ, और कौन से वो गवर्नर जनरल थे, तीन चीजें पूछी। देखो, जो कांग्रेस का वो सेशन था वो बॉम्बे में हुआ। कौन से ईयर में हुआ? 1915 में हुआ। और कौन गवर्नर जनरल कौन थे वो जिन्होंने पार्ट लिया इसमें? वो थे लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन। हु अमंग द फॉलोइंग suggested the winding up of the Indian National Congress after India attained independence? इसने सुगेस्ट किया था विंडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस? देखो, विंडिंग अप होता है कि किसी चीज को क्लोज कर देना, एंड कर देना उसको, ठीक है। तो ये किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब जो है क्लोज कर देना चाहिए, जब इंडिया इंडिया आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, तो ये किसने कहा था? देखो, ये महात्मा गांधी जी इन्होंने कहा था। इनका ये रीजन था कि जो कांग्रेस बनाई गई थी वो ब्रिटिशर से फ्रीडम लेने के लिए ही बनाई गई थी। अब फ्रीडम मिल चुकी है, अब जो कांग्रेस का एम था वो पूरा हो चुका है, अब इसको क्लोज कर देना चाहिए। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। Who was the president of Gaya session of the Indian National Congress had in 1922? तो जो गया सेशन था 1922 में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास, ये थे चित्तरंजन दास। Which of the following session of the Indian National Congress was presided over by C. Vijay Raghavacharya? तो ये कौन सा सेशन था जो इनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? ये नागपुर सेशन हुआ था 1920 में। नागपुर सेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है 1920 में। तो इसको जो प्रिजाइड किया था ये सी विजय राघव चरियार, ये नाम याद रखना। द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी वाज। देखो, वो था बेलगांव सेशन 1924। महात्मा गांधी जी के द्वारा सिर्फ एक ही कांग्रेस का सेशन जो है जिसपे उन्होंने जो जिसके वो प्रेसिडेंट रहे थे, प्रिजाइड किया था जिस नेशनल कांग्रेस के सेशन पे, वो एक ही सेशन था, बेलगाम सेशन, और वो 1924 में हुआ था। ये एक ही सेशन इनके रिलेटेड था, इसलिए इसको याद रखना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी प्रिजाइडेड ओवर ओनली इन वन सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924, वेयर वाज द सेशन हेड? अभी हमने डिस्कस किया, ये बेलगांव में सेशन हुआ था। द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो जो हरिपुरा में सेशन हुआ था 1938 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरिपुरा सेशन, सुभाष चंद्र बोस। In which of the following session of Indian National Congress Jawaharlal Nehru spoke of socialism as the key to the solution of India problem? तो इनमें से किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सोशलिज्म जो है यही मेन जो सॉल्यूशन है वो है इंडिया की प्रॉब्लम के लिए?
देखो वो सेशन था लखनऊ सेशन। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि लखनऊ लखनऊ सेशन कौन सा था, 1936 में हुआ था। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि सोशलिज्म तो सोल्यूशन है। एक चीज इन्होंने ये बोली थी। कैपिटलिज्म के बारे में क्या बोला था, अच्छा इन्होंने, अब अगर ये आ जाए कैपिटलिज्म पे आ जाए, तो कि किस सेशन में इन्होंने बोला था कि कैपिटलिज्म को अबालिश करना चाहिए, तो वो इन्होंने इसी सेशन में बोला था, सोशलिज्म को लाना चाहिए और कैपिटलिज्म को अबालिश करना चाहिए। लखनऊ सेशन 1936 में। और इस सेशन को प्रिजाइड कौन कर रहे थे, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू खुद ही थे। वो खुद ही प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर? इनमें से कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे कंटिन्यू 6 ईयर तक? अब्दुल कलाम आजाद। द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वाज, बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा जो कांग्रेस का लास्ट सेशन था वो कौन सा था जो अटेंड किया गया था? वो अमृतसर का सेशन था 1919 का। अब यहाँ पे एक चीज से अब कंफ्यूज नहीं हो जाना। हमने अभी इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चन से पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि ऐसे कौन से लीडर थे जिन्होंने एक भी कांग्रेस का सेशन जो है एज अ प्रेसिडेंट प्रिसाइड नहीं किया, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। अब इस क्वेश्चन में ये है कि लास्ट सेशन कौन सा अटेंड किया था बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना। देखो सेशन इन्होंने अटेंड किया था लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं थे इस सेशन के। ये प्रेसिडेंट नहीं रहे किसी भी सेशन के, ये चीज है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। इसका सही ऑप्शन है लास्ट सेशन जो इन्होंने अटेंड किया था वो अमृतसर सेशन 1919 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेड इन कलकत्ता। तो हमने देखा वो कलकत्ता में नहीं, मुंबई में हुआ है। मुंबई में, तो ये रॉन्ग हो जाता है। जब पहली स्टेट में रॉन्ग हो जाती है तो हमारे पास ऑप्शन रह जाता है बी सी डी। अच्छा अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नेहरू जी। तो हाँ जो सेकंड सेशन था उसके प्रेसिडेंट जो थे वो दादा भाई नेहरू जी ही थे। ये करेक्ट हो जाती है स्टेटमेंट। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड देयर सेशन एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट। तो बिल्कुल सही है। फिर इंडियन और मुस्लिम लीग ने जॉइंट ही सेशन अटेंड किया था लखनऊ सेशन। फिर यहाँ पे इनका जो इन दोनों के बीच में ये लखनऊ पैक्ट हुआ था। बहुत सारी चीज़ों पे इन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो ये 2 एंड 3 ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव हम पूरे नहीं डाले, ए बी सी और डी। चलिए अब स्टेटमेंट देख के हम चूज करते हैं। पहला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। देखो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा है, इंडियन वुमेन नहीं पूछा। अगर इंडियन फर्स्ट फर्स्ट इंडियन वुमेन होता तो ये आंसर सही होता है। यहाँ पे एनी बेसेंट है, ये रॉन्ग हो जाता है। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। हाँ ये सही है। सिर्फ सेकंड स्टेट में सही है हमारे पास, यहाँ वो ए बी सी वाले नहीं दिए हुए तो इसलिए सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट वाली रॉन्ग है। ये भी चीज याद रखना, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was to author the new constitution of the Congress as per resolution of Indian National Congress at Amritsar session 1919? देखो उसमें उसमें जो जिस जिसके नाम आते हैं वो एक थे एन सी कलकर और दूसरा नाम आई बी सेन। तिलक और सी आर दास नहीं आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Given below is a list of person who become president of Indian National Congress. Arrange them in chronological order. अच्छा, अब हमें बताना है कि सीक्वेंस में पहले कौन प्रेसिडेंट बने, फिर कौन बने, फिर कौन बने। पहले महात्मा गांधी जी, उसके बाद सरोजिनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, और लास्ट पे वल्लभ भाई पटेल। 1423। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे वो हमने किए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड वर्ल्ड वार। तो सेकंड वर्ल्ड वार पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार। तो सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम ब्रिटिश का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम क्या है, क्या था? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। व्हेन डिड सेकंड वर्ल्ड वार एंड? तो सेकंड वर्ल्ड वार एंड कब हुई? 1945 में। 1945 में ये एंड हो गई थी। उसके बाद स्टेटमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कोलैबोरेटेड असिस्ट ब्रिटिश इन द सेकंड वर्ल्ड वार। तो ये रॉन्ग हो जाती है पहली स्टेटमेंट। ऐसा नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनके साथ कोलैबोरेट किया हो ब्रिटिश के साथ वार के दौरान। तो ये भी रॉन्ग है। बिकॉज दे वेयर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ना ही उन्हें वो ये एक्सपेक्ट था कि इसलिए वो सपोर्ट करते उसको। तो बोथ जो है फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार। तो पॉलिसी क्या थी इनकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की? देखो, ये पॉलिसी थी कि हम तभी कॉपरेशन करेंगे ब्रिटिश का अगर वो इस बात की पूरी गारंटी देते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाएगी। ये वाली पॉलिसी थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस ministries in all the provinces resigned in the year 1939। तो हाँ, जो भी कांग्रेस की प्रोविंस में मिनिस्ट्री थी इन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1939 में ही स्टार्ट हुई थी सेकंड वर्ल्ड वार। तो ब्रिटिश ने इंडियन की सपोर्ट शो की थी कि इंडियन जो हैं वो हमारे साथ हैं, इंडियन हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, इंडियन की मर्जी के बिना ही इन्होंने ये चीज डिक्लेयर की थी। तो उसके प्रोटेस्ट में कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने रिजाइन दे दिया था। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है, द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वाइसरॉय टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार। हाँ, तो कांग्रेस ने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की थी वाइसरॉय की कि आप इंडिया को अपने साथ जबरदस्ती रखो, बोलो कि इंडिया हमारे साथ है और वार जर्मनी के अगेंस्ट स्टार्ट करो, तो हमें ऐसे ही जबरदस्ती उठा के जर्मनी के अगेंस्ट लाओ। तो इस चीज को भी इन्होंने रिजेक्ट किया था। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो आंसर हमारा होगा ए। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये सही है, ऑप्शन ए। सेकंड वर्ल्ड वार पे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बन सकते थे। अब नेक्स्ट हम करेंगे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया हैड टेकन प्लेस इन विच ईयर। तो कौन से ईयर में सबसे ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था? देखो, जब फ्रीडम मिली थी ना, इंडिपेंडेंस 1947 में, तभी ज्वाइन कर लिया था। मोस्ट ऑफ द स्टेट पूछा हुआ है यहाँ पे, तो 1947। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939। ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी जिसमें जो प्रिंसली स्टेट थी जिनके प्रिंस हुआ करते थे अलग, ब्रिटिश इंडिया के बाहर हुआ करती थी,
वहाँ पे ब्रिटिश का रूल नहीं था, तो वहाँ के लोगों को भी इस कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी 1939 में। तो उस टाइम इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस वाज सेटअप। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ये कब सेटअप की गई थी? तो सेटअप जो इसको किया था, इसको 1927 में किया था, 1927 में। अभी जो अब ऊपर हमने डिस्कस किया ये क्या था, ऑल इंडिया पीपल कांग्रेस के बारे में, ये 39 के बारे में। उस टाइम इसके प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इसको जो फाउंड किया गया था 1927 में फाउंड किया गया था ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को। अब है बटरल कमेटी के बारे में, कि बटरल कमेटी 1927 में 1927 में जो बनाई गई थी, इसका मेन पर्पज क्या था? जो इंडियन प्रोविंस थी और जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, उसके बीच में रिलेशन को इम्प्रूव करना। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो। बटरल कमेटी जो है, ठीक है, वो ब्रिटिश ने बनाई थी ताकि जो रिलेशन है प्रोविंशियल और क्राउन के बीच में, उसको इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्री इंडियन स्टेट डिलेड accession टू इंडिया इवन आफ्टर अदर प्रिंसली स्टेट्स हैड जॉइन इंडिया? तो कौन सी ऐसी तीन स्टेट थी जिन्होंने डिले किया था accession टू इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने में डिले किया था, जबकि बाकी स्टेटों ने ज्वाइन कर लिया था, प्रिंसी स्टेट ने। वो तीन स्टेट थी, जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो ये जो प्रिंसी स्टेट ज्वाइन कर रही थी यूनियन ऑफ इंडिया को, ये जो इंटीग्रेशन स्टेट की हो रही थी, तो ये किसके लीडरशिप के अंडर हो रही थी? तो सरदार पटेल। ऑप्शन डी। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, which one of the following province of British India come forward with a plan for a united and independent existence? तो वो थी पंजाब। जम्मू एंड कश्मीर बिकम एन इंटीगर पार्ट ऑफ इंडिया ऑन, तो वो 26 अक्टूबर 1947 को। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। विच आर द फॉलोइंग नेटिव स्टेट्स वाज ए पार्टी टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट? तो वो हैदराबाद थी। अब हम एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट 1937। देखो 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, ठीक है, जिसमें कांग्रेस जो है मेजॉरिटी में जिसने जीता था, उसके बाद फिर वार्ड वार 1939 में वार्ड वार सेकंड स्टार्ट होती है, तो फिर ये उसके प्रोटेस्ट में ये रिजाइन कर देते हैं। वार्ड वार के प्रोटेस्ट में नहीं, लेकिन जो यहाँ के वाइसरे ने ये डिक्लेयर किया था कि हमें इंडियन की सपोर्ट है, इंडिया हमारे साथ है जर्मनी के अगेंस्ट, और भी जो अलाइन कंट्री थी उनके अगेंस्ट। तो उस प्रोटेस्ट में कि इंडियन की मर्जी के बिना ये चीज डिक्लेयर कर दी, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था। तो हम इस पे एमसीक्यू करेंगे अब। द प्रोविंस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस कुड नॉट गेट अब्सोल्यूट मेजॉरिटी ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 1937 वाज। इनमें से कौन सी प्रोविंस थी जहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस को अब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी? देखो वो असम में नहीं मिली थी। असम। यहाँ याद रखना मेजॉरिटी नहीं मिलती कौन से इलेक्शन में, 1937 इलेक्शन की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स कांग्रेस डिड नॉट won a absolute majority in the election for the legislative assembly which were held under 1935 एक्ट? जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली वो बंगाल में इन्होंने मेजॉरिटी में नहीं जीता था। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ। तो कौन से एक्ट में ये बोला गया था, कौन से एक्ट में ये पावर ये डिक्लेयर किया गया था कि इलेक्शन होने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी?
तो ये इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 1935 के एक्ट में, और फिर 1937 में इलेक्शन हो जाते हैं। In which of the following province Indian National Congress had not obtained a full majority in provincial legislature election had in 1937? तो हमने असम का भी देख लिया, उसके बाद बंगाल का देख लिया, और उसके बाद अब पंजाब है। ठीक है, असम, बंगाल और पंजाब, तीन स्टेट हमने देख ली। द प्रोविंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म इट इज मिनिस्ट्री आफ्टर जनरल इलेक्शन। देखो बंगाल में नई मिनिस्ट्री बनाई थी उन्होंने, बंगाल में, असम में और पंजाब में। इन 1937 इलेक्शन कांग्रेस सिक्योर्ड ए क्लियर मेजॉरिटी इन द स्टेट नंबरिंग। तो कितनी स्टेट में इन्होंने क्लियर मेजॉरिटी जो है वो ली थी कांग्रेस ने? देखो 6 स्टेट में ली थी, 6 में, आउट ऑफ 11। इन वी इन हाउ मेनी provinces was the Congress ministry formed in the election of the year 1937? तो अभी हमने डिस्कस किया कि 11 तो टोटल प्रोविंस थी, उनमें से 6 प्रोविंस में कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री फॉर्म की थी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 6 प्रोविंस में कांग्रेस जीती थी। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी। इन विच आर द फॉलोइंग प्रोविंस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म अंडर द एक्ट ऑफ 1937? तो कांग्रेस की मिनिस्ट्री जो है वो इनमें से पंजाब में नहीं बनी थी, पंजाब। After the formation of ministry in the province in 1937, Congress rule lasted for। तो कांग्रेस ने कितने टाइम रूल की? देखो 1937 में कांग्रेस की मिनिस्ट्री फॉर्म होती है, फिर कांग्रेस का रूल स्टार्ट होता है। उसके बाद 1939 में जब ये डिजाइन करते हैं, इसका टाइम पीरियड बीच में कितना था, कितने टाइम इन्होंने रूल किया? वो था ऑलमोस्ट 2 ईयर, 2 ईयर और 4 मंथ। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 12 12 24 और 4 28 मंथ। अगर ईयर्स में भी पूछ लें तो वो याद रखना, 2 ईयर 4 मंथ। अगर मंथ्स में पूछ लें तो 28 मंथ। The tenure of the Congress ministry formed in the election of 1937 after the act of 1935 was, अभी हमने डिस्कस किया, 28 मंथ। In which working committee did the Congress adopted the policy of abolishing land ownership? तो कौन सी वर्किंग कमेटी में कांग्रेस ने अडॉप्ट की थी एक पॉलिसी कि अब क्या किया जाएगा, अबालिश लैंड की जो ओनरशिप है उसको अबालिश करने के रिलेटेड? वो थी वर्किंग कमेटी 1937। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डेलीवेरेंस इन। देखो क्या होता है, जब कांग्रेस रिजाइन करती है तब डेट होती है 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1939 को। ठीक है, उसके एग्जैक्टली 2 मंथ बाद 22 दिसंबर 1939 को जो मुस्लिम लीग होती है वो सेलिब्रेट करती है, जो कांग्रेस ने रिजाइन दिया था उसको सेलिब्रेट करती है, कि कांग्रेस ने रिजाइन जो दिया था उसको सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? द डे ऑफ डिलीवरेंस, ये मुस्लिम लीग ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड आइडेंटिफाई those where the Indian National Congress did not form a ministry in 1937। तो हमें बताना है इनमें से कि कहाँ पे इनमें से कांग्रेस की मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं हुई थी। देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आसाम हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया। तो अब ये कहाँ पे हैं? ये तीनों, तीनों नहीं तो दो, ये कहाँ पे बैठे हैं? ये बंगाल और पंजाब, 3 और 4। ऑप्शन बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इंटरेस्टेड विद फाइनेंस पोर्टफोलियो इन द मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन
यूपी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937। देखो जब 1937 के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का पोर्टफोलियो ये किस मिनिस्ट्री को दी जाती है यूपी में? तो ये रफ़ी अहमद किडवाई इनको। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स कनेक्टेड विद मुस्लिम ग्रीवेंस इन द कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोविंस। अब जहाँ जहाँ कांग्रेस ने रूल किया, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिपोर्ट कनेक्टिंग मुस्लिम इन द कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोविंस। जिस जिस प्रोविंस में कांग्रेस ने रूल किया, ठीक है, वहाँ की कुछ रिपोर्ट हैं जो कनेक्ट है मुस्लिम के जो ग्रीवेंसेस थे उनके रिलेटेड। तो वो कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट है? देखो पीरपुर रिपोर्ट भी है, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल ये भी है। 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी हुई है, एक सीक्वेंस में हमें बताना है, ठीक है, पहले कौन सी रिपोर्ट आई, दूसरी कौन सी, तीसरी आई, तीनों तो हैं, लेकिन वो भी एक ए ही है ऑप्शन, क्योंकि पहले पीरपुर रिपोर्ट, उसके बाद शरीफ रिपोर्ट, फिर मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल ये वाली रिपोर्ट आती है। अब हम करेंगे रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मास्कर्स। ठीक है, ये 1909 में होता है, ये डेट भी याद रखना, एग्जाम में डेट भी पूछते हैं। ये एक्ट और जलियांवाला बाग दोनों का ईयर सेम ही है, 1919। इस पे एमसीक्यू करेंगे हम। अब क्वेश्चन भी आ गया, अभी जो मैंने बोला इंट्रोडक्शन में कि इनकी डेट याद रखना। व्हेन वाज द रोलेट एक्ट पास, ये एक्ट कब पास किया गया था? ये 1919 में पास किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रोलेट एक्ट अरोज पॉपुलर इंडिजिनेशन। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये जो रोलेट एक्ट पास किया गया था, ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ था? देखो इसमें ना, इसमें गवर्नमेंट को जो है वो पावर दी गई थी, ठीक है, अथॉरिटी दी गई थी गवर्नमेंट को कि वो किसी भी पर्सन को उठा के जेल में डाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन को उठा के, वो भी विदाउट ट्रायल डाल सकते हैं, ये वाली मेन चीज। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। तो इसमें वो स्लोगन लगे थे, नो वकील नो दलील वाले स्लोगन जो हैं इसी एक्ट पे लगे थे वो। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। द रोलेट एक्ट एम्ड एट, तो रोलेट एक्ट का जो है वो एम क्या था इसका? देखो इसका एम यही था कि ऐसे ही जेल में डाल देना विदाउट ट्रायल, ठीक है, ऑप्शन बी। हु बाय द वायसरे ऑफ इंडिया व्हेन द रोलेट एक्ट वाज पास्ड। तो उस टाइम जो वायसरे था वो कौन था? देखो अगर आपको याद हो कि 1919 में रोलेट एक्ट जो है पास किया जाता है, उसके बाद आपको याद हो कि एक एक्ट होता है जो 1919 का एक्ट है, ठीक है, वो आता है जिसको क्या कहते हैं, तो उस टाइम जो गवर्नर थे वो कौन से थे? जेम्स फोर्ड। उस एक्ट से भी अगर आपको याद आता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, द रोलेट एक्ट वाज पास टू, जो रोलेट एक्ट था वो पास किया गया था किस लिए? देखो उसका मेन रीजन था जो नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी ना, उनको रोकने के लिए। जो एक रिवोल्यूशनरी की एक्टिविटी उस टाइम पीक पे थी, तो पंजाब में, बंगाल में, तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट पास किया गया था, इसीलिए विदाउट ट्रायल जेल में डाला जाता था। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज द। देखो वो जो है ना, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका की बात होती तो वहाँ पे अलग था, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, तो वो रोलत सत्याग्रह था। इनका ये वाला सत्याग्रह है, रोलत सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रोलत एक्ट बिकॉज इट एम्ड। क्यों इन्होंने अपोज किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने?
क्योंकि ये जो इसका एम था रूरल एक्ट का, टू लिमिट द इंडिविजुअल लाइबिलिटी, जो इंडिविजुअल की लाइबिलिटी थी उसको ये लिमिट करता था, इसलिए कांग्रेस ने इसको अपोज किया था कि ऐसा नहीं कि आप उठा के विदाउट ट्रायल जेल में डाल दो। ठीक है, ये लाइबिलिटी के अगेंस्ट है, ये मानना था कांग्रेस का। The Analchir and Revolutionary Crime Act 1999 was popularly known as, ये जो नाम दिया है अनालचिर एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है, इसको इसका पॉपुलर नाम क्या था, पॉपुलर किस नाम से जाना जाता था? देखो ये रोरेट एक्ट का ही दूसरा नाम है, ठीक है, ये तो फेमस नाम था रोरेट एक्ट, लेकिन अगर अनालचिर एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट आ जाए तो वो इसी का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who suggested launching of no tax campaign as a protest against रोलेट एक्ट, तो किसने सुगेस्ट किया था कि नो टैक्स, अब हम टैक्स नहीं देंगे, ये कैंपेन लॉन्च करते हैं प्रोटेस्ट में, रोलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में, तो ये कहा था स्वामी चिरादनंदा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास्कर ऑफ द क्रोड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन, तो ये जो मास्कर हुआ था ये कब हुआ था? देखो ये 13 अप्रैल 1999 में हुआ था। उस दिन बैसाखी का दिन होता है, जो पंजाब में एक फेमस फेस्टिवल होता है, ठीक है, ये जलियांवाला बाग प्लेस में होते हैं, तो वहाँ पे जो है लोग वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जनरल डायल आते हैं, एक ही गेट होता है इसका, जो जलियांवाला बाग है इसका एक ही गेट होता है, तो उसी गेट से ये आते हैं अपनी आर्मी के साथ आते हैं, तो ये ऑर्डर देते हैं कि सब पे फायरिंग करो। जो ऑफिशियल डाटा है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा के 300 समथिंग कुछ है, 379 शायद, या एग्जैक्ट डाटा नहीं मैं बोल रहा, कुछ 300 कुछ है कि इतने लोगों की डेथ हुई। लेकिन जो अनऑफिशियल डाटा है, जो लोकल का मानना है वहाँ पे, कि इसमें 1000 प्लस जो है वो किलिंग हुई थी सिविलियन की, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वुमेन और चिल्ड्रन है, तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच इम्पॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रिसीडेड जलियांवाला बाग मैसेकर, तो इसके बाद क्या होता है जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, इमीडिएटली जो है वो कौन सा इवेंट होता है? उसके बाद इनएक्टमेंट रोलेट एक्ट, इसको जो पास किया जाता है, रोलेट एक्ट को पास किया जाता है, ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द सिटी, ये कौन सी सिटी में हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग अमृतसर में। द ईयर 1919 इन इंडियन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू, ये किसके रिलेटेड है? ये जो ट्रेजेडी हुई थी जलियांवाला बाग की, इसके रिलेटेड है। वाई डिड पीपल गैदर टू डिमोन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग, तो पीपल क्यों वहां पे जो है वो गैदर हुए थे, इकट्ठे हुए थे? मैंने अभी आपको बताया पहले, अगर आपको याद हो, टू ऑफर प्लेयर्स ऑन द बैसाखी डे, बैसाखी को सेलिब्रेट करने वो आए थे, ऑप्शन सी। एक चीज यहाँ पे गलत बोल दी, यहाँ पे है वाई डिड पीपल गैदर टू डिमोन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग, तो वहाँ पीपल जो है वो इकट्ठे क्यों हुए थे डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग पे, तो उसका जो रीजन था, वो देखो बैसाखी को सेलिब्रेट करने आए थे, वो जो वुमेन चिल्ड्रन ज्यादातर जो ऐसे लोग मारे गए थे वो सभी डिमोन्स्ट्रेट करने नहीं आए थे, तो जो डिमोन्स्ट्रेट करने आए थे उनका जो रीजन था वो प्रोटेस्ट करने आए थे वहां पे, जो अरेस्ट किया गया था, ये दो लीडर थे, किटचलू एंड सत्यापाल, इनके अगेंस्ट इनको अरेस्ट किया गया था, तो उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन जो ज़्यादातर किलिंग हुई थी वो 1000 प्लस की, वो 1000 प्लस वुमेन चिल्ड्रन वगैरह वो कुछ ऐसे थे जो वहाँ पे बैसाखी को सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट के रिलेटिव पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, सी नहीं बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। During the Indian freedom struggle, a large unarmed crowd gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar on 13 April 1999 to protest against the arrest of, देखो वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल, इनके अगेंस्ट के, इनके अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे पीपल उस दिन, ऑप्शन डी जो है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रविंद्रनाथ टैगोर गिव अप हिज नाइटहुड इन नाइटहुड टाइटल जो इनको मिला था वो टाइटल इन्होंने उसको गिव अप कर दिया था प्रोटेस्ट किसके प्रोटेस्ट में? जब ये मास्कर होता है ना जलियांवाला बाग ये वाला जो ट्रेजेडी इंसिडेंट होता है तो इसके प्रोटेस्ट में वो अपना नाइटहुड टाइटल जो है वो रिटर्न कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द नाइटहुड conferred on him by the British government as a token of protest against the atrocities in Punjab in 1909 was वो रिटर्न किया था रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द हंटर कमेटी वाज अपॉइंटेड आफ्टर द देखो एक हंटर कमीशन बनाया गया था, ये कमेटी है ना एक ऐसा ही आएगा हंटर और कमीशन। वो हुआ था 1884 में शायद 1884 या 1882 में, ठीक है यही कुछ है। तब ये कमीशन बनाया गया था। अगर हंटर कमीशन आ जाए तो वो एजुकेशन के रिलेटेड है, एजुकेशन के रिलेटेड। अगर हंटर कमेटी आ जाए तो ये कमेटी बनाई गई थी जो जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, ठीक है इसकी इंक्वायरी के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी थी हंटर कमेटी, ऑप्शन बी आएगा हंटर कमेटी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिजाइंड फ्रॉम द वायसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोटेस्टिंग जलियांवाला बाग मास्कर। वायसरे की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इनमें से किसने रिजाइन किया था? वो सरशंकर नेर, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मास्कर। तो जलियांवाले बाग मास्कर का जो रिस्पॉन्सिबल था कौन? ओ डायर। उसको किसने किल किया था? तो वो उधम सिंह, उधम सिंह इन्होंने इसको किल किया था। जलियां जनरल डायर डायर ओ डायर नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो ये नाम इस इवेंट के साथ रिलेटेड है जलियांवाला बाग इवेंट से। सर मचल ओ डायल वाज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1914 लंदन बाय उधम सिंह। अभी हमने डिस्कस किया कि उधम सिंह किसको किल्ड किया था? वो ओ डायर, जनरल ओ डायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु बाय द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मास्कर। तो हमने डिस्कस किया वायसराय हो या गवर्नर जनरल हो सेम ही बात है। वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये थे, ऑप्शन ए। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर वाज इंटरेस्टेड टू। उसमें महात्मा गांधी थी, ऑप्शन बी। which one of the following events was characterized by Montague as preventive murder। प्रिवेंटिव मर्डर के लिए कौन सा इवेंट जो था उसको करेक्टराइज किया गया था मोंटेगू के द्वारा? वो था जलियां मास्कर ऑफ जलियांवाला बाग। Who by the Prime Minister of England when the Montagu-Chinford Act was passed in 1919। 1919 का जो एक्ट था जब वो पास किया गया था तो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन था? इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द रूरल एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी। हाँ सेडिशन उससे पहले कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सेडिशन कमेटी। तो उसने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिकमेंड किया था, उसने रिकमेंड किया था कि ऐसा एक्ट होना चाहिए रोलेट एक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है इन रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। हाँ ये भी सही है। उसके बाद डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कंसीडर्ड विद रोलर सत्याग्रह। नो ऐसा नहीं हुआ था, साइमन कमीशन तो बाद में आया था। ये चीज कहाँ इसके साथ लिंक कर दी। 1 और 2 करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरोज्ड ए वेव ऑफ पॉपुलर इंडिजेनिटी
द नेशन दैट लेड टू द मास्कर बाय द ब्रिटिश से जलियांवाला बाग और रोरेट एक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस बतानी है इनमें से। ठीक है, पहला है जलियांवाला बाग, फिर है डॉक्टर सत्यापाल इनकारेशन। देखो, ये सत्यापाल वाला जो मैटर था, इनको जो अरेस्ट किया गया था, ये पहले हुआ था ना, तो उसके बाद ही जलियांवाला बाग मास्कर होता है। ये लोग प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं तो मास्कर होता है, दूसरा हो गया। फिर अमृतसर कांग्रेस सेशन जो होता है, ये उसके बाद होता है। पहला रुको, पहले क्या होता है, सत्यापाल वाला इंसिडेंट होता है, इनको अरेस्ट किया जाता है, ओके। उसके बाद जलियांवाला बाग वाला होता है 2-1, ठीक है। उसके बाद अमृतसर सेशन होता है 2-1-3, ठीक है। चलिए अब स्टेट में देखते हैं, 2-1-3, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अब हम खिलाफत मूवमेंट पे एमसीक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919 में जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय। तो इनमें से खिलाफत मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया था? तो महात्मा गांधी जी ही थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है, व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? तो खिलाफत मूवमेंट को क्यों ये सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी? गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिशर। ऑप्शन बी। Who viewed the Khilafat movement as an opportunity for integrating Hindus and Muslims, which will not appear again within coming hundreds year? ऐसा किसने देखा था कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करने की, इनमें यूनिटी लाने के लिए? महात्मा गांधी जी ही ने ही ऐसा देखा था। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? तो खिलाफत मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? देखो, इनको अली ब्रदर के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। या फिर अगर अली ब्रदर भी आ जाए, अली ब्रदर ऑब्जेक्टिव में, तो भी आप टिक करके आना है। अली ब्रदर का मीनिंग यही है, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट है, हु वारंट गांधी जी नॉट टू इनकोर्ज फैनेटिसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर एंड देयर फॉलोअर्स? तो किसने वारन किया था? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने ही वारन किया था इस बात के लिए। ऑप्शन डी। Who one of the following had re-announced the title of हाजिक उल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत एगिटेशन? तो ये टाइटल किसने जो है रीनोस्ट किया था? ये किया था हाकिम अजमल खान। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग बाय द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट? तो इसमें जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी है वो स्ट्रांग हो गई थी। जो डिफरेंस था इनके बीच में नैरो डाउन हो गया था, कम हो गया था, मतलब नैरो डाउन हो गया था, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिनोस्ड द पार्टीशन ऑफ महात्मा गांधी पार्टिसिपेशन? Who among the following had denounced the participation of Mahatma Gandhi in the Khilafat movement? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने डिनोस्ट कर दिया था पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी इन जिन्ना। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद अली जिन्ना, खिलाफत मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। वो तो ये बोल रहे थे कि वो तो एक इंटरनेशनल मैटर है, हमारा इंडियन मुस्लिम का उससे क्या लेना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? तो मदन मोहन मालवीय सही आंसर है। द पर्सन who on 4 April 1999 delivered a speech on Hindu-Muslim unity from the pulpit of Jama Masjid in Delhi was? वो थे स्वामी शरानंदा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे स्पीच दी थी जामा मस्जिद दिल्ली से। नेक्स्ट है, इन द इंस्टेंस
we could not play off the Mohammedans against the Hindus. To which one of the following event did the remark of Atchins relate? तो ये खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड ये चीज है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, in which city was the conference of Khilafat committee in 1920 had that requested Gandhi to assume the leadership of non-cooperation movement? देखो ये हुई थी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जिसमें इन्होंने रिक्वेस्ट किया था गांधी जी को कि आप लीड करो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ये इलाहाबाद में हुई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? तो इनमें से खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। देखो, शौकत अली और मोहम्मद अली, जैसे अली ब्रदर मैंने शायद बोला था आपको, इनको अली ब्रदर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 हैं, शहरतुल्लाह ये नहीं आते, खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने में इनका नाम नहीं आता। तो हमारे पास 1 एंड 2 ओनली आ जाएगा, ऑप्शन ए। मोलपा रेबलियन इन 1921 वाज एन ऑफशूट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ये रेबलियन ऑफशूट था खिलाफत मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट मेनली फॉर? तो कांग्रेस किस लिए सपोर्ट कर रही थी खिलाफत मूवमेंट को? देखो, इसका एक तो ये था री इंस्टेटमेंट ऑफ कैलिफ, ठीक है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी थी गेटिंग द सिंपैथी ऑफ द मुस्लिम। ये दो रीजन थे, 1 एंड 3। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? तो खिलाफत मूवमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, एक तो ये था कि एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है उनको स्प्रेड करना, मुस्लिम में अरोज करना, ठीक है, ये तो सही है। टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाए, उसका कोई लेना देना नहीं था खिलाफत मूवमेंट से। टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड प्रिजर्व द खिलाफत, इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हो या कुछ ऐसा, बिल्कुल नहीं था। टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत, हाँ ये वाला था। 1 एंड 4 ये किस में आता है? ऑप्शन डी में आता है, ऑप्शन डी।